हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ठीक हो सारे? चलो, इससे पहले वाली सारी क्लासेज में हमने आई थिंक कहाँ तक कंप्लीट किया है? मानक अपचयन विभव तक कंप्लीट किया है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल तक। ठीक है, और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें भी कराई हैं मैंने आप लोगों को। तो होप्स हो कि आप लोगों ने वो सब प्रिपेयर कर लिया है। आज वाली क्लास में हम ऑक्सीकरण अवस्था से स्टार्ट करेंगे और फिर देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट हो पाता है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि ऑक्सीकरण अवस्था हो जाए आपकी सही से। और इसके बाद कुछ आपके इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे कि KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, और साथ साथ K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। उनकी प्रिपरेशन हो गई, उनकी प्रॉपर्टीज हो गई, है ना। और मतलब जो भी इनसे रिलेटेड चीजें होंगी वो हम आज वाली क्लास में कवर करेंगे। लेकिन साथ साथ ध्यान रखोगे आप लोग कि ये जो ऑक्सीकरण अवस्था वाला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। ठीक है, एग्जाम में भी कई बार इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इवन कई सारे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो गए, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेईई मेंस हो, वहाँ भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। ये चैप्टर पूरा ऐसा है कि बिल्कुल अगर आप कंसेप्ट बना के रखोगे तो इस चैप्टर से बड़े आराम से और बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। यानी आपके बोर्ड एग्जाम का अगर मैं ये कहूँ कि सबसे आसानी से कोई चैप्टर हो जाए पढ़ के और सबसे लिमिटेड क्वेश्चंस में ना, तो वो यही चैप्टर है। थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। बाकी मैं आगे से बताता हूँ आप लोगों का, अगर कुछ डाउट होगा बीच बीच में तो आप मुझे बता देना। ध्यान देना, सामान्य विशेषता क्या है पहले तो ये बात कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता है ना ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? कोई भी कंपाउंड जब अपने आयनिक फॉर्म में होता है, कंपाउंड फॉर्म में होता है, तो वो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ KMnO4 की, तो यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था की अगर बात की जाए तो ऑक्सीकरण अवस्था जानते हो ना, कि जब हम बाकी एलिमेंट्स को उनके चार्ज के फॉर्म में अगर हटा देते हैं तो जिस एलिमेंट पे इस पे कितना चार्ज बचता है वही इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जैसे ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव होता है, 4 ऑक्सीजन हटा दूंगा तो 8 नेगेटिव हो जाएगा। एक पोटेशियम पे +1 होता है, पोटेशियम को हटा दूं +1 तो ये हट जाएगा। अब -8 और एक उसमें से +1 हटा दो, ये कितना हो जाएगा बच्चों? ओवरऑल ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है मैंगनीज पे कितना होगा? +7 होगा। तो कहने का यही मतलब है कि किसी भी कंपाउंड में से अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के आप ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हो तो आप कहते हो कि उस कंपाउंड में उस एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या कर दो? आवेश के फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में हटा दो सबको। हटाने के बाद जो उस पे चार्ज बचेगा वही उसकी क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था होती है। डी ऑर्बिटल की बात करें बच्चों तो डी ऑर्बिटल एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। कैसे? अधिकांशतः संक्रमण तत्व ऑक्सीकरण अवस्थाओं की एक बड़ी संख्या प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं इसलिए होती हैं क्योंकि आबंधन में N-1D और बाहरी NS दोनों इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, क्योंकि उनके ऊर्जा स्तर लगभग बराबर होते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आपका एक एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि भाई जो संक्रमण तत्व होते हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं या एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, वो एक से ज्यादा या परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दिखाते हैं? तो उसका बहुत बेसिक सा रीजन है कि इसके ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने के पीछे, यानी ये रीजन है कि जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में आपका होता क्या क्या है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं मैग्नीज की, तो मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन में 3D आता है और 4s आता है। 3D में 5 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ऐसे जितने भी संक्रमण तत्व हैं, इनके बाहर वाले आपके कोश में वो 3D आएगा, 4s आएगा, 4D आएगा, 5s आएगा, 5D आएगा, 6s आएगा। ठीक है, ऐसे करते करते आगे बढ़ता है। तो दो ऑर्बिटल आने की वजह से दोनों ऑर्बिटल में जो एनर्जी डिफरेंस है, जो ऊर्जा स्तर का क्या है, मतलब अंतर कह सकते हो, वो बहुत कम है। 3D और 4s में ऊर्जा का अंतर क्या है? बहुत कम है। बहुत कम होने की वजह से बाहरी सेल के जब इलेक्ट्रॉन आपके क्या करते हैं? अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो ये दोनों के दोनों लेते हैं, 3s और 4s दोनों लेते हैं। यानी कहने का मतलब है N-1D यानी अंदर वाला इनर डी ऑर्बिटल और जो आपका NS है, ये दोनों ही आपके बंधन में भाग लेंगे। और जब बंधन में भाग लेंगे तो जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो लगभग इन दोनों ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों के सम के बराबर होती है, यानी योग के बराबर होती है, ऐसा आप कह सकते हैं।
निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं केवल NS इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। जैसे अगर कोई ये कहे कि ये एक कंपाउंड है आपका मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड है बच्चों, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे मैग्नीज की तो कितनी आएगी, +2 आएगी। और मैग्नीज की अगर यहाँ पे +2 आएगी तो ध्यान रखना +1 और +2, +1 और +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं संक्रमण तत्वों की केवल उसके s ऑर्बिटल की वजह से होती है। यानी जब ये केवल आपका भाग लेता है बंधन बनाने में तो वहां पे +1 या +2 ऑक्सीकरण अवस्था s ऑर्बिटल की वजह से होती है। और ये जनरली क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं NS और N-1D दोनों इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। यानी आप इतना समझो कि अगर किसी भी संक्रमण तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था एक से ज्यादा है, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जाती है, अगर ऐसा कुछ है तो उसमें NS और N-1D यानी S और D दोनों के इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में भाग ले रहे हैं। इस वजह से इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या रहती हैं, उच्च रहती हैं। फ्लोरीन और ऑक्सीजन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक के साथ उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। यानी आप जैसे मैंने यहाँ KMnO4 का लिखा, यहाँ पे कितनी है ऑक्सीकरण अवस्था, +7 है। अब +7 है तो ध्यान रखना बच्चों को एक बात कि जितने भी संक्रमण तत्व हैं इन सबकी जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो सब किसके साथ है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ क्यों है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो 11th में तो आपने पढ़ा होगा कि फ्लोरीन और जो आपका क्या है ऑक्सीजन है, ये दोनों ही सबसे ज्यादा क्या है, ऋणात्मक तत्व हैं, विद्युत ऋणात्मक कह सकते हो, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा पावरफुल एलिमेंट है, ये सबसे इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। इस वजह से जितनी भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको उच्च वाली मिलेंगे यानी +6, +7, +8, +5 ये सब किसके साथ मिलेंगे, केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, यानी इन्हीं के कंपाउंड्स में। और आपसे ये पूछा भी जाएगा तो वहां पे यही लिखना कि एक्चुअली में फ्लोरीन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, इसी वजह से जितनी भी उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं वो सब इनके साथ पाई जाती हैं। अब यहाँ पे आपको बात करनी है कि श्रृंखला में प्रवृत्ति कैसी है, यानी एक श्रृंखला में जो एलिमेंट्स की या तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो किस तरह से बदलती हैं। तो अगर हम पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे तो ध्यान रखना उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था परमाणु क्रमांक के साथ बढ़ती है, मध्य में अधिकतम होती है और फिर इसके बाद घटती है। कहने का मतलब है अगर मैं यहां से आपको कंसीडर करूं स्कैंडियम से, और फिर स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है, वैनेडियम आता है, क्रोमियम आता है, मैग्नीज आता है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट से पहले आपका फेरस है, फेरस है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है और देन जिंक। अगर इन सबके ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें हम तो जनरली क्या होता है यहाँ पे कि मध्य तक तो बढ़ता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था स्कैंडियम की हमेशा ही क्या होती है, +3 होती है। ठीक है, अब +3 होती है, वैसे +1 और +2 भी ये दिखा सकता है। टाइटेनियम की भी बात करें तो +1 तो सब दिखा सकते हैं, +1 सब नहीं दिखा सकते वैसे तो, +1 और +1 +2 ये तो चलता रहेगा। इस पूरे ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन वाली होती है वो जनरली +3 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो मैग्नीज में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी क्यों, क्योंकि भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है क्या, 3d5 और 4s2, यानी 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो ऑक्सीकरण अवस्था निकाला जाता है वो 3d और 4s के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लो, जितना इलेक्ट्रॉन आपको ऑलमोस्ट मिलता है ऑलमोस्ट उसी के बराबर आपकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। लेकिन ऐसा पूरा सच नहीं है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे 7 होती है, इसकी वाली मैक्सिमम 6 होती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद इनकी घटने लगती है। जैसे आयरन है, ज्यादातर क्या दिखाता है, +3 और +2 दिखाता है स्टेबल में। कोबाल्ट भी +2 और +3 दिखाता है। निकिल +2 +4 दिखाता है। कॉपर +1 +2 दिखाता है। जिंक केवल +2 दिखाता है। तो कहने का मतलब ये है, ओवरऑल आप ऐसे याद रख सकते हो कि पहले स्कैंडियम से मैग्नीज तक, यानी जब आप श्रृंखला में मूव करते हो आगे की तरफ, तो जब बीच में आते हो तो श्रृंखला में आपकी ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा होती है और आखिरी तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाती है, यानी घटने लगती है फिर से।
ठीक है। और ये बात आप लोग जानते हो भी ये कैसे होता है, इधर से जब जाते हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, और जब अनपेयर्ड यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीकरण अवस्था भी बढ़ती है। जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते हो इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लगते हैं यानी पेयर होने लगते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था वहां पे कम होने लगती है। ठीक है। किसी भी संक्रमण धातु की निरपेक्ष उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +8 होती है, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी संक्रमण तत्व जो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकता है वो है +8, ध्यान रखना। और वो दो एलिमेंट है आपके र्यूथेनियम और ऑस्मियम। ठीक है, र्यूथेनियम और ऑस्मियम दो एलिमेंट्स हैं जो +8 ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था आमतौर पर NS इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। पहली संक्रमण श्रृंखला के लिए +2 सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है 4s इलेक्ट्रॉनों की हानि यानी स्कैंडियम को छोड़। एक बात ध्यान रखना, जो आपका पहला ग्रुप है यहाँ पे स्कैंडियम है, इट्रियम है, लैंथेनम है और एक्टिनियम है। इस ग्रुप की जो कॉमन ऑक्सीकरण अवस्था है बच्चों वो +3 है। ठीक है, वैसे तो उसके अलावा जितने भी आपके संक्रमण तत्व आगे की तरफ मिलेंगे उन सब की कॉमन अवस्था जो है यानी जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली मिलती है, जो सबसे ज्यादा आपको दिखेगी कंपाउंड्स में, वो +2 है। तो ध्यान रखना पहली श्रृंखला की जो कॉमन ऑक्सीकरण अवस्था है वो है +2, लेकिन उसके अलावा स्कैंडियम हो गया यानी इसकी क्या होती है +3 होती है, ध्यान रहे। क्रोमियम और कॉपर की सबसे कम ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वजह से। इस पूरी श्रृंखला में केवल दो ही तत्व हैं आपके क्रोमियम और कॉपर जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 हो सकती है और किसी की भी +1 होती नहीं है। ऐसा इसी वजह से क्योंकि आप देखोगे कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था ऐसी क्यों होती है भाई, इनके कॉन्फ़िगरेशन में 4s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, कॉपर के भी कॉन्फ़िगरेशन में 4s में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद दोनों स्टेबल हो जाते हैं, तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं +1 ऑक्सीकरण अवस्था शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं कहीं पे? चलें आगे बच्चों। यहाँ पे अगर बात करोगे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या संबंध है ऑक्सीकरण अवस्थाओं का, पहले 5 तत्व जैसे स्कैंडियम से मैग्नीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, ये 5 तत्व अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था 4s और 3d इलेक्ट्रॉनों के योग के बराबर होती है, जैसा कि मैंने बताया। जैसे टाइटेनियम +4 दिखाता है क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d2 4s2, वैनेडियम +5 दिखाता है 3d3 4s2 है। जोड़ के हमेशा देखोगे तो ये अपने NS और ND इलेक्ट्रॉन के योग के बराबर ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकते हैं। Fe से निकिल तक के तत्वों के लिए +2 और +3 सामान्य अवस्थाएं हैं, +3 से अधिक अवस्थाएं दुर्लभ है। यानी कहने का मतलब है बहुत मुश्किल है कि आयरन यानी मैग्नीज के बाद जो आयरन आता है, आयरन से जिंक तक जो आपकी ऑक्सीकरण अवस्था जो कॉमन होती है वो होती है +2 और +3, यानी इसके अलावा कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था इससे ज्यादा दिखाना इनके लिए बहुत मुश्किल काम है। शून्य ऑक्सीकरण अवस्था, कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं यानी यौगिक जिसमें आपके एलिमेंट क्या करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था शून्य दिखाते हैं। जैसे एक कंपाउंड है आपका NiCO4, यहाँ पे निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, यहाँ पे FeCO5 में भी आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है 0 है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आबंधों की प्रकृति की बात करें, देखो +2 और +3 अवस्थाएं आबंध अधिकतर क्या होते हैं आयनिक होते हैं। जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि जो सबसे निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसमें जो आपका बंधन बंध होता है वो एक तरह से क्या होता है आयनिक बंध होता है। आयनिक बंध क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे s ऑर्बिटल के या s उपकोष के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आपके भाग लेते हैं। उच्च अवस्थाएं आबंध मूल रूप से सहसंयोजक होते हैं क्योंकि यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन भी यानी क्या करते हैं आबंध में भाग लेने लगते हैं। सहसंयोजक प्रकृति और ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पे अगर बच्चों बात करनी होगी आपको, कभी क्वेश्चन वगैरह आ जाए ऑर्डर लिखना हो जैसे VCl4, VCl3 और VCl2। अगर यहाँ वैनेडियम की बात करें तो यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +3 है और यहाँ पे +2 है। अगर आपसे यहाँ कोई पूछे कि आयनिक प्रवृत्ति इधर की तरफ बढ़ रही है लेकिन सहसंयोजक प्रवृत्ति इधर की तरफ
घट रही है, क्योंकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं में कंपाउंड या यौगिक आपके सहसंयोजक होते हैं और निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में यौगिक आपके क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। इतनी बात ध्यान रहेगी, ठीक है, क्लियर हो सारे? चलो ध्यान देना, ऑक्सीकरण अवस्थाओं की स्थिरता की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे बात आती है कि किस कंपाउंड की, किस पर्टिकुलर एलिमेंट्स की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा स्थिर होगी, स्टेबल होगी, अस्थाई होगी। कैसे होगी? कह रहा है D0, D5 और D10। यानी आप जानते हो ना, D0 का मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, और D5 का मतलब अर्ध भरा हुआ, आधा भरा हुआ, और D10 का मतलब पूरा भरा हुआ। तो आधा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ या पूरी तरह से खाली, ये जो आपकी क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चों, ये सबसे ज्यादा अस्थाई, स्थिर और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब अगर ऐसा होता है तो हम चेक करेंगे जिन भी ऑक्सीकरण अवस्था में किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी मिलेगी, वो क्या होगा, सबसे स्टेबल होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस के हम क्या करेंगे, आंसर इसी के बेसिस पे करेंगे। जैसे Ti4, टाइटेनियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था अगर स्टेबल है तो उसका रीजन ये है कि टाइटेनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d2 4s2। बच्चों चारों इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लोगे तो ये बनेगा Ti4+, यानी D में कितने हो जाएंगे, 0 इलेक्ट्रॉन, और ये वाली ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, स्टेबल होगी, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D0 है। इसी तरह से आप बच्चों यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो किसको, मैग्नीज 2+ और मैग्नीज 3+ को। देखो मैग्नीज 2+, मैग्नीज आप लोग जानते हो, मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कि 3d5 होती है और 4s2 होती है। और बच्चों अगर ये Mn2+ में बदलेगा तो इसके पास ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, 5। D5 कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ आपका बहुत स्टेबल होता है। इस वजह से आपका यहाँ पे +2 वाली ऑक्सीकरण अवस्था +3 वाली से क्या है, ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि +3 वाले में D4 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, यानी इस तरह से Fe3+ बच्चों देखो क्या है, D5 कॉन्फ़िगरेशन है, Fe2+ क्या है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है। तो D6 से ज्यादा स्टेबल D5 है, इस वजह से Fe2+ से ज्यादा स्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है, Fe3+ है। इतनी बात समझ आ रही है? स्थिरता का निर्धारण मानक इलेक्ट्रॉन विभव डेटा से भी किया जाता है। अब बच्चों ये वाली बात मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया है कि किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था की जो क्या है, स्थिरता है, जो स्टेबिलिटी है, वो किससे पता लगाया जाता है, जनरली आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, यानी इलेक्ट्रोड विभव से। और जब इलेक्ट्रोड विभव से पता लगाया जाता है तो आपको मैंने ये भी आप लोगों को बताया होगा कि जिस ऑक्सीकरण अवस्था के लिए इलेक्ट्रोड विभव आपका क्या होता है, मोर नेगेटिव होता है, यानी ज्यादा ऋणात्मक होता है, वही ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है आपकी, ज्यादा स्टेबल रहती है। ठीक है, तो ध्यान रहे श्रृंखला में बाएं से दाएं जाने पर +2 अवस्था अधिक स्थिर होती जाती है और +3 अवस्था कम स्थिर होती जाती है। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया, ट्रेंड हो गया कि +2 ज्यादा स्टेबल होती है, +3 कम स्टेबल होती है। एक समूह में प्रवृत्ति की बात करेंगे तो भारी तत्वों के लिए उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं अधिक स्थिर रहती हैं। यानी एक ग्रुप में बात करोगे, एक समूह में बात करोगे ऊपर से नीचे तक, तो ध्यान रहे कि इसमें जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं, किसकी, भारी तत्वों की। यानी नीचे जाने पे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था की स्टेबिलिटी यानी स्थिरता बढ़ती है। जैसे समूह में आपका मोलोब्डेनम का +6 हो गया, टंगस्टन का +6 हो गया, क्रोमियम का +6 हो गया, ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ये तो स्थिर है। देखो क्रोमियम होता है, इसके बाद आपका मोलिब्डेनम होता है, फिर टंगस्टन होता है। क्रोमियम प्रबल ऑक्सीकारक है +6 में अगर ये प्रबल ऑक्सीकारक है, मतलब कि भाई ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था क्या कर लेगा, बदल लेगा। बदल लेगा मतलब भाई कि भाई आपका ये क्या करेगा, ऑक्सीकरण कर देगा। ऑक्सीकरण कर देगा मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज करवा देगा। जबकि मोलिब्डेनम और टंगस्टन की क्या है, स्टेबल है। स्टेबल होने का मतलब क्या है बच्चों, स्टेबल मतलब होने का ये है कि भाई ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना तो गेन करेगा। इसका मतलब +6 ऑक्सीकरण अवस्था नीचे की तरफ क्या हो रही है, स्थिरता बढ़ रही है। तो ध्यान रहे बस क्या रीजन दोगे कि भारी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन सी जो उच्च होती हैं वो बहुत ज्यादा स्थिर होती हैं। कैसे, जब आप समूह में नीचे की तरफ
मूव करते हो तो, ठीक है। ऊपर वालों की क्या होती है, ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। जैसे ये प्रबल अक्षीकारक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करके आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्रमिक अवस्थाओं में अंतर, क्रमिक अवस्थाओं में अंतर की बात करें, क्रमिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं एक इकाई से क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। जैसे परिवर्ती संयोजकता दिखाने वाले तत्व स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, जिंक, कैडमियम और मरकरी, कॉपरनेशियम परिवर्ती संयोजकता नहीं दिखाते। यही बड़ा रीजन है कि हम इनको संक्रमण तत्वों में यानी टिपिकल टिपिकल संक्रमण तत्वों में कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दिखाते हैं। कौन कौन बच्चों? ग्रुप 3 यानी समूह 3 और समूह 12 यानी जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनेशियम, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, ये सब आपके परिवर्ती संयोजकता नहीं दिखाते। ऑक्साइडों की प्रकृति की बात कर लेते हैं बच्चों। वैसे आप जानते होंगे जितने भी धातुओं के ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके बेसिक होते हैं। लेकिन संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड बेसिक होने के साथ साथ आपके क्या होते हैं, उभयधर्मी एम्फोटेरिक भी होते हैं और आपके कैसे होते हैं बच्चों, अम्लीय भी होते हैं यानी एसिडिक भी होते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें हम कि इनके जो आपके क्या हैं ऑक्साइड हैं वो क्षारकीय भी होते हैं और अम्लीय भी होते हैं। लेकिन ये ट्रेंड बदलता कैसे है, तो ध्यान देना। देखो यहाँ पे क्या है, V2O3 है, VO2 है और V2O5 है। अगर यहाँ पे बच्चों अब चेक करोगे तो V2O3 की ऑक्सीकरण अवस्था जो आएगी वो आएगी कितनी, +3। निकालते कैसे, दिमाग में आप लोगों के आ रहा होगा बार बार। V2O3 है बच्चों, V को X ले लो तो 2V है तो क्या हो जाएगा, 2X हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है तो यहाँ पे 2 माइनस और 0 कितना हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही VO2 में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे B2O5 है तो ऑक्सीजन 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे +3 +4 +5 ऑक्सीकरण अवस्था आगे की तरफ बढ़ रही है। ऑक्सीकरण अवस्था जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ती है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, अम्लीय गुण बढ़ता है और क्षारकीय गुण क्या होता है, कम होता है। ध्यान रखना हमेशा अपने निम्न अवस्था में कोई भी धातु अपने निम्न अवस्था में, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में कैसा होता है, क्षारकीय होता है यानी बेसिक होता है। और अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हमेशा क्या होता है बच्चों, अम्लीय होता है। ये बात ध्यान रखना। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे CRO की बात करें तो ध्यान रहे ये क्या है, Cr2O3 CRO3 है, ठीक है। अब Cr2O3 की बात करोगे आप यहाँ पे तो यहाँ पे +3 है, CrO3 की बात करोगे यहाँ पे +6 हो जाएगा। तो ध्यान रहे निम्न वाली क्या होती है, क्षारकीय, और ज्यादा वाली क्या होती है, अम्लीय। यही बात आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे +3 है, +4 है, +6 है और यहाँ पे +7 है। जैसे जैसे आप लोअर वाली देखोगे जितना कम होगी उतना क्षारकीय और जितना ज्यादा होगी उतना अम्लीय। इस तरह से आप ट्रेंड इनका लिखोगे। इतनी बात क्लियर है सबको? चलो ध्यान देना। अब बच्चों यहाँ पे जो ऑक्सीकरण अवस्था वाला टॉपिक था ये तो हो गया। आप में से किसी को कुछ डाउट्स वगैरह है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। जल्दी बताओ। बोलो बच्चों। किसी को कोई दिक्कत परेशानी कहीं पे नहीं ना? क्लियर है, गुड। चलो तो फिर आगे चलते हैं। ध्यान देना, हमें बात करनी है रंग की। रंग की, आप लोगों ने कभी ऐसे घरों में देखा है कि बहुत सारे वो जो स्टोन होते हैं, ठीक है, आ, जैसे टेबल वगैरह के नीचे, मिरर के नीचे, शीशे के नीचे लोग टेबल मतलब रखना पसंद करते हैं बेसिकली सजाने वजाने के लिए या अच्छा दिखने के लिए। तो कांच के नीचे आप देखते हो बहुत सारे पत्थर भर के रखते हैं टेबल के, और वो चमकता है ना। मैजिक स्टोन बोल सकते हैं या जेम स्टोन बोल सकते हैं, जो भी, ठीक है। तो बेसिकली वो चमकता है, और चमकने के पीछे आप देखोगे तो राज क्या है, तो आपको लगता होगा कि नहीं ऐसे ही क्या आता है, रंग वाला पत्थर ही आता है या कलरफुल स्टोन ही आता है। तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है, संक्रमण धातुएं होती हैं। संक्रमण धातुओं की वजह से ही उसका कलर दिखता है। अब ऐसा होता क्यों है बच्चों, तो यही बात हमें क्या करनी है, समझनी है कि संक्रमण धातुएं जितनी होती हैं
वो अपनी आयनिक अवस्थाओं में क्या होती हैं, कलरफुल होती हैं। कलरफुल कैसे होती हैं, ये कैसे कलर शो करती हैं लाइट पड़ने पे, और इनके पीछे क्या रीजन है, यही सब समझना है हमें। ठीक है, तो ध्यान रहे। रंग का कारण क्या है बच्चों, रंग का कारण ये है कि कोई भी पदार्थ रंगीन दिखाई देता है क्योंकि यह विशिष्ट तरंग दैर्घ्य यानी 4000 से 700 एंगस्ट्रॉम पर प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और शेष प्रकाश को संचरित यानी परावर्तित कर देता है। जो रंग देखा जाता है वह अवशोषित रंग का पूरक होता है। बच्चों अगर मैं आपसे यहाँ पे ये बात करूं कि 4000 से 700 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो आपका है वो विजिबल रेंज है। आप लोगों ने अगर स्पेक्ट्रम पढ़ा हो बच्चों, स्पेक्ट्रम मतलब आप लोगों ने रेडिएशन पढ़ा हो, तो जब आपके सनलाइट जो है यानी जो प्रकाश की रोशनी है वो आपकी कौन सी रेंज में आती है, वो आपकी आती है विजिबल रेंज में, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आती है। और इस रेंज में जो भी आपकी क्या आती हैं, प्रकाश की किरणें आती हैं, वो सब क्या होती हैं, आपकी विजिबल रेंज की होती हैं। और विजिबल रेंज की होती हैं तो ये हमें दिखती हैं। हाँ, लेकिन इसमें से जब आप किसी भी धातु के ऊपर ये किरणें पड़ती हैं तो इनमें से कुछ किरणें आपकी क्या हो जाती हैं बच्चों, एब्जॉर्ब हो जाती हैं यानी अवशोषित हो जाती हैं। तो जब अवशोषित हो जाती हैं तो जो भी अवशोषित होती है उसी का जो पूरक वाली किरण होती है, रेडिएशन होता है, वही आपको क्या होती है, दिखती है। यानी आपको कलर वही वाला शो होता है जो उसके सामने वाला क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। जो एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है, वो नहीं दिखता, उसका पूरक वाला दिखता है। संक्रमण धातु आयनों में रंग, रंग यहाँ पे दिखता क्यों है बच्चों, यहाँ पे ये कलर दिखता है आपका डी इलेक्ट्रॉन उद्दीपन के कारण, यानी उत्पन्न होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का निम्न डी ऑर्बिटल से उच्च डी ऑर्बिटल में कूदना। वैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों ने वैसे पढ़ा होगा कि जो भाई डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल आपके 5 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 5 होते हैं। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल आपने पढ़ा होगा कि इनकी ऊर्जाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पांचों ऑर्बिटल की ऊर्जाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जबकि ऐसा होता नहीं है, जब ये कंपाउंड बनाता है ना तो इन पांचों ऑर्बिटल की ऊर्जाएं क्या होती हैं, बदल जाती हैं। ये 3 और 2 के ग्रुप में बदल जाता है। ये क्या होता है बच्चों, ये 3 और 2 के ग्रुप में बदल जाता है, यानी दोनों की ऊर्जाएं बदल जाती हैं। एक कम ऊर्जा का बन जाता है, 3 कम ऊर्जा के, 2 ज्यादा ऊर्जा के, ऐसे इनके ऊर्जाओं में क्या आता है, अंतर आता है। और जब अंतर आता है बच्चों, तो जैसे ही कोई रेडिएशन इनके ऊपर पड़ता है, कोई भी किरण पड़ती है, तो ये ऊर्जा वहां से अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, निम्न ऊर्जा स्तर से क्या होता है, उच्च ऊर्जा स्तर में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, चला जाता है। और ऐसा होने की वजह से आपका जो पूरक वाली आपकी क्या होती है, मतलब रेडिएशन होती है, पूरक वाला जो आपका क्या होता है, रंग होता है, वही आपका दिखने लगता है। इस उद्दीपन के लिए आवश्यक ऊर्जा दृश्यमान क्षेत्र यानी विजिबल रेंज में प्रेजेंट होती। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो आप लोगों को ये चीज थोड़ी और अच्छे से समझ आएगी जब हम क्रिस्टल फील्ड थियरी पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो वहां पे हम समझेंगे कि ये जो 5 ऑर्बिटल हैं ये सेम एनर्जी वाले होते हैं, इक्वल एनर्जी वाले, लेकिन ये बदल कैसे जाते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको इस चैप्टर में इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो आपके संक्रमण तत्व कलरफुल होते हैं या कलर दिखाते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं, वो बस इस वजह से कि इनके डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, प्रकाश का क्या करके, अवशोषण करके। और जिस भी किरण का अवशोषण करते हैं ये, उसी का पूरक कलर आपको क्या होता है, दिखता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे अगर हम बात करें रंगहीन आयन की बच्चों, तो हम कहेंगे कि पूर्ण रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल वाले आयन्स, यानी भाई यहाँ पे आप देखते ही पता लगा लोगे कि कौन कलर दिखाएगा और कौन नहीं दिखाएगा। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो कलर दिखाएगा उसका डी ऑर्बिटल क्या होगा, पार्शियली फिल्ड होगा, आंशिक भरा होगा, पूरा नहीं भरा होगा। मतलब D10 और D5, देखो बच्चों D0 और D10 वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए बच्चों, D5 अरे D0 और D10 वाली, यानी ना तो बिल्कुल खाली होना चाहिए और ना ही पूरा भरा होना चाहिए। अगर पूरा भरा या पूरा खाली हुआ तो वो रंगहीन आयन होगा, वो कलर नहीं दिखाएगा।
लेकिन पूर्ण रूप से खाली d ऑर्बिटल वाले आयन भी रंगहीन होते हैं, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पे कि D10 वाले और D0 वाले आपके क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। और जिनमें भी बच्चों आपको क्या होगा, इसके अलावा कुछ भी दिखेगा यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखेगा कॉन्फ़िगरेशन में आपको, वो कैसा होगा, आपका रंगीन आयन होगा। हाँ, कुछ अपवाद हैं बच्चों इसके, जैसे यौगिक आपका KMnO4 और K2Cr2O7 है, ये आपका क्या करता है, रंगीन होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ये आवेश अंतरण स्पेक्ट्रम के कारण रंगीन होता है, क्योंकि dd संक्रमण के कारण नहीं होता है। इसमें निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से नहीं हो रहा है, ये आवेश एक्सचेंज की वजह से यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये वाला यौगिक आपका रंगीन रहता है। सिल्वर के यौगिक AgCl सफेद, AgBr हल्का पीला, AgI पीला, Ag2S काला होता है। क्रम प्रतिशत आयनिक लक्षण यानी आप देख सकते हो 20% के कारण दिखाई देता है, न कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो ध्यान रहे, यहाँ आयनिक लक्षण के कारण ये अपना क्या करता है, कलर दिखाता है यानी रंगीन होता है, ना कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण दिखाता है। ये बात आपको क्लियर रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को बच्चों, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर हो सारे लोग, जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों हमारा काम यहां तक। अब अगर हम बात करें तो हमें इस पे बात करनी है क्या, चुंबकीय गुण की। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चुंबकीय गुण की बात करें तो क्या क्या बात कर सकते हैं, देखो कहने का मतलब ये है बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र में अब कोई भी आपका आयन जो है वो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, कितना आकर्षित या कितना प्रतिकर्षित होगा, उस पर कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, इसी की बात करनी है। और कैसे पता चलेगा, तो बहुत बेसिक सी बात है, अनुचुंबकीय यानी चुंबकीय क्षेत्र में कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं, यह एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। अब बच्चों कैसे पता चलेगा कौन कौन अयुग्मित हैं और कौन कौन युग्मित हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन करके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके। जैसे अगर मैं ये कहूं कि क्रोमियम का अगर 2+ की बात कर रहे हो तो पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लो, 3d5 होता है, 4s1 होता है, +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, क्या हो जाएगा बच्चों, 3d4 हो जाएगा। 3d4 होने का मतलब क्या है बच्चों, कि हर एक ऑर्बिटल में आपका एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो जैसे ही आपको कहा जाए आप एक ही बात पे ध्यान देना, किस बात पे ध्यान रखोगे बच्चों, आप हमेशा ध्यान रखोगे कि कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो क्या होगा बच्चों, आपका अनुचुंबकीय होगा, यानी कमजोर रूप से आपके चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, आकर्षित होगा। हाँ तो बच्चों ध्यान देना, हम बात कर रहे थे चुंबकीय गुण की। अब चुंबकीय गुण में अगर हमने अनुचुंबकीय की बात की तो अनुचुंबकीय में मैंने आपको समझाया क्या, कि जब आपके क्या होता है, किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में, किसी भी आपके कंपाउंड में जो भी आपका एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर उसमें क्या होते हैं, सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं या उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, तो ठीक है वो क्या होगा, चुंबकीय नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर उसमें एक भी अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो क्या होगा, आपका अनुचुंबकीय होगा, यानी आपकी चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होगा। पता लगाने का सबसे आसान तरीका उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना, और कॉन्फ़िगरेशन में ये बात देखना कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। प्रतिचुंबकीय बच्चों चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होता है, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके इसमें अगर क्या है, युग्मित हैं, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड हैं, तो इसमें क्या होगा, वो प्रतिचुंबकीय होगा। जैसे बच्चों जिंक के क्या होता है, +2 होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10। अब डी में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, ये होगा प्रतिचुंबकीय यानी प्रतिकर्षित होगा, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड नहीं है, अयुग्मित नहीं है। ठीक है, संक्रमण तत्वों की जो चुंबकीय प्रकृति होती है बच्चों, यानी अधिकांश संक्रमण धातु यौगिक डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है बच्चों, तो ध्यान रखना, चुंबकीय चरित्र को चुंबकीय आघूर्ण के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह केवल इलेक्ट्रॉनों के प्रचक्रण कह सकते हो या स्पिन से उत्पन्न होता है। स्पिन से उत्पन्न होता है कैसे, यानी कहने का मतलब यह है भाई
कि जो आपका चुंबकीय आघूर्ण होगा वो केवल इस बात पे निर्भर करेगा कि उस आपके तत्व में, संक्रमण तत्व में कितने आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जितना ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, उतना ज्यादा उसका क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा, यानी चुंबकीय गुण उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, उतना ज्यादा आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है। अब यहां ध्यान रहे फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो फार्मूला होता है आपका म्यू। ठीक है, ये होता है बराबर n और n+2 होता है। यहाँ पे बच्चों n जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n क्या है बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यानी जैसे अगर आपसे कोई कहे कि मैग्नीज 2+, तो आप कहोगे 3d5। आप करके देखोगे तो इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे और 5 आएंगे। और अगर आपसे यहाँ किसी ने कह दिया कि चुंबकीय आघूर्ण निकालो, तो आप क्या कर देना, n की जगह 5 ले लेना, यानी 5+2। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 गुणे 7, यानी हो जाएगा कितना, 35। समझ रहे हो, तो ये स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और जब 35 हो जाएगा तो उसका क्या निकाल लेना, स्क्वायर रूट निकाल लेना बच्चों। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण मिल जाएगा। एक बात ध्यान रहे, चुंबकीय आघूर्ण का जो यूनिट होता है, जो इकाई होता है बच्चों, वो बीएम होता है, बोर मैग्नेटान। क्या होता है बच्चों, बोर मैग्नेटान होता है। ठीक है, प्रवृत्ति अनुचुंबकीय व्यवहार बढ़ता है जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 5 तक बढ़ती है। यानी डी ऑर्बिटल में बच्चों ज्यादा से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो 1 से 5 तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आपका अनुचुंबकीय व्यवहार बढ़ता है। जितना कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतना कम अनुचुंबकीय व्यवहार। D5 विन्यास के बाद चुंबकीय आघूर्ण घटता है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है। अब जैसे जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक की तरफ जाओगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या होने लगता है, युग्मित होने लगता है, पेयर होने लगता है। और जैसे जैसे पेयर होने लगेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी, अनुचुंबकीय व्यवहार भी घट जाएगा। लौह चुंबकत्व तो क्या होता है बच्चों, आयरन, कोबाल्ट और निकिल जैसे तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन स्पिन बहुत अस्पष्ट होते हैं। ये अन्य की तुलना में बहुत अधिक अनुचुंबकीय होते हैं। इन्हें लौह चुंबकीय कहा जाता है, यानी जिनको चुंबकित किया जा सकता है। बच्चों ये जो आपका क्या हो गया, आयरन, कोबाल्ट और निकिल, 3 ऐसे आपके तत्व हैं जो क्या होते हैं, जिनके स्पिन बहुत अस्पष्ट होते हैं, यानी बहुत ज्यादा कह सकते हो। और इसी वजह से ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अनुचुंबकीय होते हैं। इस वजह से इन्हें लौह चुंबकीय तत्व भी कहा जाता है, यानी इनको चुंबकित किया भी जा सकता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो ये तो बच्चों आपका क्या था, आपका था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी चुंबकीय गुण। अब एक बात ध्यान रखोगे, यहां तक मैंने आपका पूरा कर दिया है। अब इसके बाद जो भी हमारा टॉपिक बचा हुआ है इसमें, वो हम अगली क्लास में पूरा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों का काम यही है कि ढंग से इसे, मतलब अपना जो कुछ भी है रिवाइज करते रहना और एक अच्छा सा नोट्स इसमें बनाते रहना, क्योंकि बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं। और बच्चों वीडियो का लिंक बाकी बच्चों में भी शेयर करो और चैनल को थोड़ा दूर तक बढ़ाओ। ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको सुबह सुबह अगर आपको फ्री क्लासेस दे रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपके लिए बस फीस के लिए इतना काम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक या ज़रूरतमंद बच्चों तक चैनल को शेयर करो, ताकि उनका भी भला हो। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात बच्चों, अब से क्लासेज मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। क्लासेज जो जूम पे हुआ करती थी वो गूगल मीट पे हुआ करेंगी। ठीक है, क्योंकि इस पे जो मीटिंग की टाइमिंग है ना, वो 40 मिनट की है और वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद फिर हमें दोबारा जोड़ना पड़ता है। और इन्होंने एक अपडेट किया है कि दूसरी मीटिंग 9 मिनट के बाद ही स्टार्ट होती। ठीक है, तो मैं आप लोगों को लिंक गूगल मीट का शेयर करूंगा। उससे पहले आप लोग मेरे से थोड़ा कांटेक्ट भी कर लेना। मैं आप लोगों को थोड़ा प्रोसीजर समझा भी दूंगा कि गूगल मीट पे आपको कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए